हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 61 घर वापसी। लियू कबीले। अगर मेरी छोटी बहन और माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। यांग ये ने अपने हाथ में उस छोटे से घोड़े को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उसका चेहरा क्रूर और डरावना था, और वह तेजी से एल्डर कियान के निवास की ओर चल पड़ा। यह पत्र लिटिल याओ ने नहीं लिखा था, बल्कि किंग होंग ने लिखा था। पत्र में कहा गया था कि यांग ये की छोटी बहन और मां पर 2 दिन पहले अज्ञात काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने चुपके से हमला किया था। काले कपड़े पहने लोगों का यह समूह बेहद भयानक था, और वे तीनों इन काले कपड़े पहने लोगों का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। सौभाग्य से, ये काले कपड़े पहने लोग उसकी छोटी बहन और मां की जान नहीं लेना चाहते थे, और उनका इरादा केवल उन दोनों को पकड़ना था। हालांकि सौभाग्य से उनकी छोटी बहन और मां को उनके द्वारा पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि किंग होंग और अन्य लोगों की अचानक उपस्थिति ने उन काले कपड़े वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके बीच की लड़ाई ने साउथ पीस सिटी में गश्त करने वाले गार्डों को आकर्षित किया था, और गश्ती दल के आने पर काले कपड़े वाले लोग पीछे हट गए। किंग होंग ने यांग ये को एक पत्र भेजने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, जिसमें यांग ये से इन सब पर काबू पाने का कोई रास्ता सोचने के लिए कहा गया था। जब उसने इस पत्र की सामग्री देखी तो यांग ये के दिमाग में सबसे पहला विचार लियू कबीले का आया। साउथ पीस सिटी में उसके परिवार का व्यवहारिक रूप से कोई दुश्मन नहीं था, और लियू कबीले के साथ उसका बहुत ज्यादा संघर्ष था। खासकर जब उसने जीवन और मृत्यु के मैदान पर लियू किंग्यू से लड़ने के लिए समझौता किया, तो उनके बीच यह संघर्ष अपूरणीय हो गया था। क्रोधित होने के बाद यांग ये ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने किंग होंग के 3 लोगों के समूह को साउथ पीस सिटी जाने और अपनी छोटी बहन और मां की रक्षा करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर वे वहां नहीं होते तो उसकी छोटी बहन और मां शायद आपदा से बचने में असमर्थ होती। सौभाग्यशाली महसूस करने के बाद वह फिर से क्रोधित हो गया। उसकी छोटी बहन और मां उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, फिर भी लियू कबीले ने वास्तव में उनके खिलाफ एक सीधा कदम उठाने की हिम्मत की थी। इसलिए इस समय यांग ये वास्तव में लियू कबीले का सफाया करना चाहता था। एल्डर कियान, मैं साउथ पीस सिटी वापस जा रहा हूँ। एल्डर कियान के कमरे के भीतर यांग ये ने एल्डर कियान को देखा, जबकि वह धीमी आवाज में बोल रहे थे। जब उसने यांग ये को उदास भाव से आते देखा और यांग ये की बात सुनने के बाद एल्डर कियान दंग रह गया। उसके बाद उसने कहा, यांग ये, आप सभी नए बाहरी दरबार के शिष्यों के बीच प्रतियोगिता कल शुरू होगी, और शीर्ष 10 को तलवार संप्रदाय से पुरस्कार प्राप्त होंगे। उन पुरस्कारों में गहन रैंक तकनीकें हैं। इसके अलावा यह बहुत संभावना है कि अन्य चोटियों के शिखर गुरु शीर्ष 10 के नाम याद रखेंगे। यह एक अवसर है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने एल्डर कियान को साउथ पीस सिटी में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। यांग ये की बात सुनकर एल्डर कियान के चेहरे पर गंभीरता आ गई, और उन्होंने कहा, यह संभवतः लियू किंग्यू से संबंधित है। लियू किंग्यू? यांग ये हैरान था, और उसने पूछा, क्या वह तलवार संप्रदाय में नहीं है? एल्डर कियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब आप तलवार सेवक पैगोडा के 21वें स्तर पर चढ़े थे, तब लियू किंग्यू ने तलवार संप्रदाय छोड़ दिया था, और 2 अन्य शिष्य जो बाहरी न्यायालय रैंकिंग में रैंक किए गए थे उनके साथ चले गए थे। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगा कि आपकी प्राकृतिक प्रतिभा के बारे में पता चलने के बाद वह अपने लियू कबीले से आपके परिवार के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए कहने के लिए साउथ पीस सिटी लौट आया होगा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह आपके साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए वापस नहीं आया होगा, और इसके बजाय वह आपसे निपटने के लिए वापस आया होगा। यह सुनते ही यांग यी की आंखों में खौफनाक हत्या की भावना चमक उठी, और उसने कहा, उसके और मेरे बीच तय की गई लड़ाई शुरू होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। ऐसा लगता है कि वह मुझे खत्म करने के लिए बेताब है। एल्डर कियान ने कहा, छोटे यांग, आपकी वर्तमान क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ, क्या आपको सच में लगता है कि तलवार संप्रदाय उसे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में आपको मारने की अनुमति देगा? ऐसा नहीं होगा। भले ही आप जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में हार जाएं, तलवार संप्रदाय उसे आपको मारने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि आपका अस्तित्व अगले आरोही रैंकिंग से संबंधित है, और लियू किंग्यू शायद इस सिद्धांत को समझता है। इसलिए यदि वह आपको मारना चाहता है तो वह केवल तलवार संप्रदाय को छोड़ सकता है, और वह आपकी छोटी बहन और मां को पकड़ने का इरादा रखता है, शायद आपको तलवार संप्रदाय से बाहर निकालने के लिए। यांग ये ने एल्डर कियान को प्रणाम किया, और फिर उसने कहा, एल्डर कियान, मैं पहले से ही बाहरी दरबार का शिष्य हूँ। इसलिए दूसरे शब्दों में, मैं खुद को संयमित करने के लिए किसी भी समय तलवार संप्रदाय को छोड़ सकता हूँ। मैं एल्डर कियान से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मुझे टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करने की अनुमति दें। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करना ही वह कारण था जिसके लिए यांग ये एल्डर कियान की तलाश में आए थे। क्योंकि बाहरी दरबार के शिष्यों के पास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की योग्यता नहीं थी, और बाहरी दरबार में केवल एल्डर ही इसका उपयोग कर सकते थे।
एल्डर कियान ने धीमी आवाज में कहा, लियू किंगयू की ताकत पहले से ही पहले स्वर्ग क्षेत्र की तीसरी रैंक प्राप्त कर चुकी है, और उसके साथ गए दो शिष्य क्रमशः पहले स्वर्ग क्षेत्र की पहली रैंक और दूसरी रैंक पर हैं। इस समय आप नश्वर क्षेत्र की केवल 9वीं रैंक पर हैं, और आप उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। यह कैसा रहेगा? मैं साउथ पीस सिटी जाऊंगा और लियू कबीले के साथ ध्यान करूंगा, जबकि आप आराम से रहेंगे और तलवार संप्रदाय में साधना करेंगे। आप क्या सोचते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, एल्डर कियान, लियू कबीले और मेरे बीच की दुश्मनी पहले से ही असहनीय है, और लियू कबीला शायद इसे समझता भी है। भले ही वे एल्डर कियान से वादा करें कि वे मेरी छोटी बहन और मां के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे, फिर भी वे गुप्त रूप से कोई कदम उठाएंगे। मैं इस बार वापस जा रहा हूं। लियू कबीले के साथ दुश्मनी को खत्म करने का मेरा यही इरादा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये का स्वर बेहद ठंडा और भयावह हो गया था। एल्डर कियान के होंठ हिल गए, फिर भी उसने यांग ये को और मनाने की कोशिश नहीं की। उसे इस बात का बहुत स्पष्ट एहसास था कि यांग ये की छोटी बहन और मां की उसके दिल में क्या स्थिति थी। लियू कबीले की अपनी छोटी बहन और मां के खिलाफ कदम उठाने की हरकत ने यांग ये के उल्टे तराजू को सचमुच छू लिया था। जैसा कि यांग ये ने कहा था, इस बार यह वास्तव में असहनीय था। हालांकि इस बार वापस लौटने पर यांग ये के दुर्भाग्य की संभावना बहुत अधिक थी। आखिरकार लियू किंगयू और उन दो अन्य शिष्यों की ताकत ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ यांग ये जा सके। हालांकि वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही वह यांग ये को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति न दे, यांग ये फिर भी साउथ पीस सिटी वापस भाग जाएगा। उसे यांग ये के गुस्से की बहुत अच्छी समझ थी। बड़े कियान ने बहुत दिनों के बाद धीमी आवाज में आह भरी, आओ मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूँ। धन्यवाद एल्डर कियान। यांग ये ने एल्डर कियान की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ते हुए कहा। एल्डर कियान ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर ले जाऊंगा, लेकिन मैं लियू कबीले से निपटने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि ग्रैंड किन साम्राज्य नश्वर दुनिया की दुश्मनी में हस्तक्षेप करने वाले संप्रदायों के प्रति बेहद प्रतिकूल है। अगर मैं हस्तक्षेप करता हूं, तो यह तलवार संप्रदाय और ग्रैंड किन साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण बनने की बहुत संभावना है। भले ही वह वास्तव में यांग ये की परवाह करता था, लेकिन वह यांग ये के कारण संप्रदाय को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं समझता हूं, एल्डर कियान ने आगे कहा। इसके अलावा अब आप साउथ पीस सिटी में तलवार संप्रदाय के शिष्य के रूप में नहीं लौट रहे हैं, बल्कि आप लेबर शिष्य के रूप में लौट रहे हैं। समझे? यांग ये दंग रह गया, और फिर उसे समझ में आया। अगर वह लियू कबीले के साथ युद्ध में उतरता और वह तलवार संप्रदाय का शिष्य होता, तो निस्संदेह ग्रैंड किन साम्राज्य तलवार संप्रदाय से नाराज हो जाता। जब उसने यहां तक सोचा, तो उसने कहा, एल्डर कियान, मैं समझ गया। हालांकि हर कोई जानता है कि मैं पहले से ही बाहरी दरबार का शिष्य हूं। इसलिए एल्डर कियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप अभी भी तलवार संप्रदाय के सच्चे शिष्य नहीं हैं। तलवार संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए आपको कल प्रतियोगिता के बाद तक इंतजार करना होगा। संप्रदाय की वर्दी वितरित करेगा, और आपके नाम शिष्यों के लिए तलवार संप्रदाय के रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। तभी आपको तलवार संप्रदाय का शिष्य माना जाएगा। सख्ती से कहें तो आप अभी तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। यांग ये ने एक पल सोचा, और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। एल्डर कियान ने सिर हिलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह खड़ा हुआ और अपने निवास से बाहर चला गया। यांग ये जल्दी से उसके पीछे चला गया। तलवार संप्रदाय शून्य पर्वत पर बना था, और शून्य पर्वत 500 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ था, और तलवार संप्रदाय में 7 मुख्य चोटियां और 36 छोटी चोटियां थीं। हर एक चोटी बादलों में ऊंची थी, और वे एक दूसरे से बहुत दूर थीं। खास तौर पर 7 मुख्य चोटियों के बीच की दूरी, अगर कोई पैदल चले तो बाहरी दरबार के शिष्य को कम से कम कुछ दिनों तक पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए तलवार संप्रदाय में प्रत्येक शिखर पर एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म था, और ये टेलीपोर्टेशन संरचनाएं अन्य शिखरों की ओर टेलीपोर्टेशन प्रदान करती थीं। बेशक ये टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बाहरी दरबार के शिष्यों के उपयोग के लिए नहीं थीं, बल्कि आंतरिक दरबार के शिष्यों, कुलीन शिष्यों और 7 मुख्य चोटियों के बुजुर्गों के उपयोग के लिए थीं। बाहरी दरबार के शिष्य उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहरी दरबार के शिष्यों में उनका उपयोग करने की ताकत नहीं थी। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के मामले में कई खतरे थे। जब किसी को टेलीपोर्ट किया जाता है, तो उस व्यक्ति को चक्कर आने लगता है और पूरे शरीर में असहजता महसूस होती है। अगर उस व्यक्ति की ताकत बहुत कमजोर है, तो टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान वह व्यक्ति भ्रमित भी हो सकता है या बेहोश भी हो सकता है। अगर कोई टेलीपोर्ट होने के दौरान बेहोश हो जाता है, चिंता न करें, इससे मृत्यु नहीं होगी, और इससे केवल सभी मानसिक क्षमता का नुकसान होगा। तलवार संप्रदाय में ऐसे मामले पहले भी हुए थे। इसलिए तब से तलवार संप्रदाय ने बाहरी दरबार के शिष्यों को टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। यांग यी और एल्डर कियान टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे।
जब टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म की रखवाली कर रहे शिष्यों ने देखा कि यह एल्दकियान है, तो उन्होंने उसे प्रणाम किया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म कुछ मीटर ऊंचा था, और यह एक पत्थर का प्लेटफॉर्म था जो 30 मीटर से ज्यादा चौड़ा था। पत्थर के प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा हल्के नीले रंग के घेरे थे। हर एक नीला घेरा एक चोटी का प्रतिनिधित्व करता था। बेशक कुछ अन्य जगहों से जुड़े हुए थे, जैसे कि ग्रैंड मायरीड पर्वतों के खतरनाक इलाके या ग्रैंड किन साम्राज्य के कुछ शहर। जैसे ही उसने उन घेरों को देखा, यांग ये को पता चल गया कि वह किसी भी तरह से गलत घेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। अन्यथा एक बार जब वह ऐसा कर लेता है और ग्रैंड मायरीड पर्वतों में किंग ग्रैंड डाकबीस्ट के क्षेत्र जैसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, तो वह वास्तव में अपने जीवन के साथ वापस लौटने में असमर्थ हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि ऐसी दुर्घटना पहले भी हो चुकी है। सौभाग्यवश उस दिन के बाद से हल्के नीले रंग के वृत्तों पर उनके गंतव्य स्थान अंकित कर दिए गए। अध्याय 62 तलवार का संदूक दे देना। एल्दकियान ने हल्के नीले रंग के छोटे वृत्तों में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह टेलीपोर्टेशन संरचना उगते सूर्य शहर की ओर ले जाती है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप व्यापारी समूहों के उड़ने वाले जानवरों की सवारी करना और साउथ पीस सिटी की ओर जाना चुन सकते हैं। बेशक आप ग्रैंड किन साम्राज्य के इंटरसिटी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बेहद महंगा है। एल्दकियान ने 2 तावीज निकाले और उन्हें यांग ये को देते हुए कहा, यह एक निम्न श्रेणी का स्ट्राइडर तावीज और एक मध्यम श्रेणी का हीलिंग तावीज है। स्ट्राइडर तावीज आपकी गति को 4 घंटों के लिए 30% तक बेहतर कर सकता है, जबकि हीलिंग तावीज आपको लगी किसी भी चोट को जल्दी से ठीक कर सकता है, बशर्ते कि यह ऐसी चोट न हो जिसने आपकी नींव को नुकसान पहुंचाया हो। जैसे ही उसने एल्दकियान द्वारा दिए गए 2 तावीजों को देखा, यांग ये का दिल गर्म हो गया। वह जानता था कि भले ही एल्दकियान एक आउटर कोर्ट एल्ड था, लेकिन एल्दकियान के लिए ऐसे तावीज बेहद कीमती थे। आखिरकार 10,000 से ज्यादा योगदान पॉइंट के बिना ऐसे तावीजों का आदान प्रदान करना पूरी तरह से असंभव था। आउटर कोर्ट एल्ड के तौर पर एल्दकियान को हर महीने केवल कुछ 100 योगदान पॉइंट ही मिलते थे। ये दोनों तावीज यांग ये के लिए कीमती नहीं थे, लेकिन एल्दकियान के इरादों ने यांग ये को वाकई छू लिया। भले ही एल्दकियान ने कहा कि वह यांग ये की मदद नहीं करेगा, लेकिन क्या ये कार्य अप्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं थे? यांग ये ने गहरी सांस ली और उसने मना नहीं किया। उसने एल्दकियान से 2 तावीज लिए और गंभीरता से कहा, धन्यवाद एल्दकियान। एल्दकियान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ 2 तावीज हैं। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। आगे बढ़ो। यांग ये ने एल्दकियान को प्रणाम किया और फिर वह नीले घेरे की ओर चल पड़ा। ठीक उसी समय जब यांग ये नीले घेरे में चलने वाला था, एक स्पष्ट और मधुर आवाज ने यांग ये को आगे बढ़ने से रोक दिया। छोटे मजदूर, वहीं रुको, रुको। यह बाव र की आवाज थी। यांग ये ने पलटकर मंच से नीचे देखा, तभी उसे यह आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि बाव र तेजी से उसकी ओर दौड़ रही थी, और दौड़ते हुए वह हाथ भी हिला रही थी। बाव एयर को देखकर एल्दकियान के मुंह के कोने फड़क उठे, और फिर उसने कहा, जब तुम स्वॉर्ड सर्वेंट पैगोडा में थे, तो वह 2 दिन तक बाहर इंतजार करती रही। अंत में, जब तुम अभी भी पैगोडा से बाहर नहीं निकले, तो वह तालिस्मन पीक पर लौट आई। ठीक है, तुम दोनों अच्छी तरह से बातचीत करो। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्दकियान ने यांग ये के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की, इससे पहले कि वह किनारे की ओर छलांग लगाता, और जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वह कुछ ही हरकतों के साथ यांग ये की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। जब उसने एल्दकियान को ऐसे भागते देखा जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो, तो यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा है कि आउटर कोर्ट के एल्द बाओ एयर से बेहद डरे हुए और परेशान हैं। बाओ एयर यांग ये के पास दौड़ी और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से लाल हो गया था, और वह सेब की तरह था और बेहद प्यारा था। पहले शांत हो जाओ और आराम करो। मैं अभी नहीं जाऊंगा, यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। बाओ र ने यांग ये को घूर कर देखा और एक पल आराम करने के बाद बोली, छोटे मजदूर, बाओ र तुमसे बहुत नफरत करता है। तुम वहां से निकलने के बाद मुझे ढूंढने भी नहीं आए। बताओ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त भी मानते हो? बाओ एयर, मैं अभी कुछ समय पहले ही वहां से बाहर आया हूँ। इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि तालिस्मन पीक कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? यांग ये ने दुखी भाव से कहा। मुझे परवाह नहीं है, बाओ र ने बड़बड़ाते हुए कहा, किसी भी मामले में, आपने मुझे 2 दिनों तक इंतजार कराया, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मुआवजा दें। यांग ये ने कहा, यही तो आपका असली उद्देश्य है न? बाओ एयर का चेहरा जो अभी अभी सामान्य हुआ था, एक बार फिर लाल हो गया। वह शर्मिंदगी से गुस्से में आ गई थी, और उसने अपना दाहिना पैर उठाया और यांग ये को जोर से लात मारी। फिर उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। मुझे वह छोटा सा लड़का दे दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे वह छोटा सा लड़का चाहिए। यांग ये का सिर हल्का सा दर्द कर रहा था।
बाओ ए सचमुच उस छोटे से लड़के पर मोहित हो गई है। लेकिन अगर यांग यी उस छोटे लड़के को बाओ र को देने को तैयार भी हो, तो क्या वह छोटा लड़का बाओ र के साथ जाने को तैयार होगा? छोटे मजदूर, मुझे यह छोटा सा साथी दे दो, ठीक है? मैं गारंटी देता हूं कि यह छोटा सा साथी मेरे साथ आराम की जिंदगी जिएगा। मैं किसी को भी इसे परेशान नहीं करने दूंगा और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, ठीक है? अगर यह आपका पीछा करेगा तो यह खुश नहीं होगा क्योंकि आप बहुत गरीब हैं। बाओ र ने कहा। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है कि यह खुश नहीं होगा? यांग ये वास्तव में बाओ एर को अपने भंवर डेंटियन में फेंकना चाहता था, यह देखने के लिए कि गहन ऊर्जा के कुंड के भीतर छोटा सा साथी कितना खुश था। यांग ये ने एक पल सोचा और फिर उसने एक कोमल आवाज में कहा, बाओ एर, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? अगर तुम उस छोटे से साथी को चाहते हो, तो तुम्हें उस छोटे से साथी पर तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा बनानी होगी और उसे तुम्हें अपना दोस्त बनाना होगा। जब तक वह छोटा सा साथी तुम्हें अपना दोस्त मानता है, तब तक क्या जब तुम उसे अपने पीछे चलने के लिए कहोगे तो वह मना कर देगा? लेकिन छोटा साथी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और बाओ र के पास इसके साथ संबंध बनाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम छोटे साथी को मुझे क्यों नहीं दे देते और मुझे इसके साथ संबंध बनाने की अनुमति देते हो, ठीक है? बेशक, मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। जैसा कि उसने कहा, बाओ र ने एक तलवार की पेटी निकाली और उसे यांग ये को देते हुए कहा, इस खजाने को देखो, यह एक महान खजाना है। इसके भीतर 36 उच्च श्रेणी की पीली रैंक की तलवारें हैं और तलवार की पेटी पर एक शिलालेख भी है। यह एक मध्यम श्रेणी की गहन रैंक की तलवार संरचना है। यह बहुत 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 दुर्जेय है। जैसे ही उसने तलवार की पेटी को देखा, यांग ये का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। पहली नजर में यह स्पष्ट रूप से एक खजाना था, लेकिन वह वास्तव में उस छोटे से साथी को नहीं दे सकता था। यांग ये ने गहरी सांस ली और तलवार की पेटी के बारे में सोचने से बचने की पूरी कोशिश की, और जब उसने बाओ एर को देखा जो एक छोटी लोमड़ी की तरह लग रहा था, तो उसे थोड़ा मजा आया। जब से वे मिले थे, इस छोटी शैतान ने पहले छोटे साथी को बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश की थी, फिर उसने कूटनीतिक होने की कोशिश की थी और अब उसने उसे लुभाने की कोशिश की थी। यह छोटी शैतान वास्तव में छोटे साथी की खातिर कुछ भी करने से नहीं चुकेगी। यांग ये ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने गंभीर तरीके से कहा, बाओ एर, सच कहूं तो मैं इस तलवार की छाती से मोहित हो गया हूं। हालांकि मैं वास्तव में इस छोटे साथी को तुम्हें नहीं दे सकता। यह केवल कुछ कारणों से मेरे साथ चल रहा है, जिन्हें मैं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। इसके अलावा आपकी तरह ही यह छोटा साथी मेरा दोस्त है और मुझे इसे तुम्हें देने का अधिकार नहीं है। बाओ र चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन मुझे यह छोटा लड़का वाकई बहुत पसंद है, मुझे यह वाकई बहुत पसंद है। भले ही वह थोड़ी अनियंत्रित है, लेकिन वह अंत में अभी भी एक बच्ची है। यांग ये ने अपने दिल में आह भरी और उसने बाओ एर के छोटे सिर को प्यार से सहलाया और फिर एक कोमल आवाज में कहा, बाओ एर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उस छोटे साथी के साथ दोस्त बनना चाहते हो या तुम उसे अपना पालतू बनाना चाहते हो? बाओ र ने पलकें झपकाईं और कहा, क्या इसमें कोई अंतर है? बेशक, यांग ये ने कहा, क्या आप जानते हैं कि वह छोटा सा लड़का मेरे साथ रहने को क्यों तैयार है? क्योंकि यह तुमसे पहली बार मिला था। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह भी एक कारण है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यह आपके द्वारा लुभाया नहीं गया और फिर भी मेरे साथ रहने का फैसला किया? बाओ र ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा और कहा, शायद आपने इसे और भी बेहतर चीजें दी हैं। यांग ये अवाक रह गई। यह छोटी लड़की अपने किरदार में क्यों नहीं ढल पाती? क्या तुम मुझसे पूछ नहीं सकते कि क्यों? यांग ये ने पूछना बंद करने का फैसला किया और सीधे मुद्दे पर आकर कहा, छोटा सा साथी मेरे साथ रहने को इसलिए तैयार है क्योंकि हम दोस्त हैं। वह मुझे अपना दोस्त मानता है और मैं भी उसे अपना दोस्त मानता हूँ। जब तक वह मेरे साथ रहता है, तब तक वह स्वतंत्र है और कभी भी जा सकता है। लेकिन अगर वह आपके पीछे आता है, तो आप उसे पालतू जानवर समझेंगे और वह अपनी आज़ादी खो देगा। अगर वह आप होते, तो क्या आप अपनी आज़ादी खोने को तैयार होते? बाओ र ने यांग ये की ओर संदेह से देखा और कहा, छोटे मजदूर, क्या तुम बाओ र को धोखा दे रहे हो? अतीत में, जब दादाजी बाओ र को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो वे मुझसे कई सिद्धांतों के बारे में बात करते थे। यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब यांग ये अवाक रह गया, तो बाओ र ने कहा, हालांकि मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह सही है। भविष्य में, मैं उस छोटे से लड़के को आपसे दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं उस छोटे से लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। हाँ, दोस्त बनाओ और उसे बाओ र का पालतू मत बनाओ। यांग ये ने यह सुनकर राहत की सांस ली। वह छोटी शैतानी आखिरकार मान गई। बाओ एर ने तलवार का बक्सा यांग ये को दिया और कहा, मैं यह कचरा तुम्हें दे दूंगा।
यह सिर्फ मेरी स्थानिक अंगूठी में जगह घेरता है। ठीक है, चून की और कुछ नहीं है, इसलिए मैं तावीज शिखर पर वापस जा रहा हूँ। बोलते बोलते वह पलट गई, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसे लगा कि उसने कुछ सोच लिया है और एक बार फिर पलटी और फिर बोली, छोटे मजदूर, दादाजी जल्दी ही वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम तावीज़ों के दाव में पीछे नहीं रह सकते। दादाजी बहुत सख्त हैं। बिल्कुल नहीं, यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। बाओ ए ने सिर हिलाया और फिर उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए और दौड़ती हुई दूर चली गई। जब उसने बाओ एर की चोटी को झूलते हुए देखा तो यांग ये मुस्कुराया, और जब उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों में तलवार की छाती को देखा तो उसका दिल गर्म हो गया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और तलवार की छाती को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया और फिर वह टेलीपोर्टेशन संरचना में चला गया। अध्याय 63 थोड़ा कम प्रोफाइल रखें। राइजिंग सन सिटी एक बड़ा शहर था जिसकी आबादी 5 मिलियन से ज्यादा थी। अपने पैमाने और समृद्धि के स्तर के संदर्भ में जिंग राज्य के सभी शहरों में राइजिंग सन सिटी जिंग राज्य की राजधानी से सिर्फ कमतर था। राइजिंग सन सिटी की समृद्धि को तलवार संप्रदाय और ग्रैंड मायरीड पर्वत का योगदान कहा जा सकता है। भले ही तलवार संप्रदाय 6 असाधारण संप्रदायों में सबसे नीचे था, लेकिन इसके संसाधन भंडार और इसके उच्च अधिकारियों की ताकत अभी भी कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि तलवार संप्रदाय वस्तुओं का उपभोक्ता भी था। तलवार संप्रदाय की आबादी बहुत बड़ी थी। हालांकि ये सभी लोग ज्यादातर प्रोफाउंडर थे, फिर भी प्रोफाउंडर को कपड़े और खाने की जरूरत थी। इसके अलावा वे सबसे अच्छा पहनना और सबसे अच्छा खाना चाहते थे। जहां तक दूसरे खर्चों की बात है, तलवार संप्रदाय के खर्च भी बहुत ज्यादा थे। इसलिए तलवार संप्रदाय के पास नश्वर दुनिया में भी अपने व्यवसाय थे। बेशक, इन व्यवसायों का प्रबंधन नश्वर दुनिया के सदस्यों द्वारा किया जाता था। तलवार संप्रदाय ने व्यवसाय करने के लिए जिस जगह को चुना वह राइजिंग सन सिटी थी। ग्रैंड मायरीड पर्वतों के योगदान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसका कारण खर्च भी था। बेशक, यह स्वॉर्ड सेक्ट के सदस्य नहीं थे, बल्कि ग्रैंड मायरीड पर्वतों के आसपास के भाड़े के सैनिक थे। ये सभी भाड़े के सैनिक जो जड़ी बूटियों की खोज करने और डाकबीस्ट का शिकार करने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वतों की ओर जाते थे, उन्हें सामान खरीदने के लिए एक जगह की जरूरत थी, और वह जगह थी राइजिंग सन सिटी। कुछ समय बाद यांग ये ने धीरे धीरे भीड़ के एक समूह की शोरगुल भरी आवाजें सुनी। इसके अलावा आवाजें धीरे धीरे और भी ज्यादा होने लगीं। कुछ ही पलों के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसकी नज़र में 20 साल से ज्यादा उम्र का एक युवक दिखाई दिया। जब उसने यांग ये को अपनी आंखें खोलते देखा तो युवक ने यांग ये की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा, वरिष्ठ भाई, आप जाग गए हैं। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, यांग ये ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, कनिष्ठ भाई का नाम मानान है और मैं तलवार संप्रदाय का मान शिष्य हूँ। मैं राइजिंग सन सिटी में आने वाले संप्रदाय के शिष्यों की सेवा का प्रभारी हूँ और मैं इस हैप्पीनेस इन का प्रबंधक भी हूँ। एक मान शिष्य, यांग ये ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गया। मांद शिष्य का पद आमतौर पर उन शिष्यों को संदर्भित करता था जो नश्वर दुनिया में तलवार संप्रदाय के व्यवसायों का प्रबंधन करते थे। इन मान शिष्यों की स्थिति तलवार संप्रदाय में श्रमिक शिष्यों के समान थी और संप्रदाय में उनके पास बहुत अधिक स्थिति नहीं थी। हालांकि वे श्रमिक शिष्यों से थोड़े बेहतर थे क्योंकि मान शिष्यों के नाम तलवार संप्रदाय के शिष्यों के रजिस्टर में दर्ज थे। इसके अलावा मान शिष्यों द्वारा संप्रदाय में एक निश्चित स्तर का योगदान प्रदान करने के बाद वे बाहरी दरबार के शिष्य बन सकते थे। यांग ये ने मानान नामक इस मान शिष्य पर नजर डाली और जब उसने मानान की साधना देखी तो वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मानान नामक यह शिष्य वास्तव में नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर था। हालांकि यांग ये ने फिर भी अपना सिर हिलाया क्योंकि 20 वर्ष से अधिक उम्र में नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर होने की ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा कुछ ऐसी थी जिसे तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से पसंद नहीं करेगा। यांग ये ने अपने विचारों को विचलित होने से रोका और पूछा, भाई माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या राइजिंग सन सिटी में टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन की कोई शाखा है? यांग ये के संबोधन का तरीका सुनकर मानान दंग रह गए और फिर उन्होंने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे जूनियर भाई या छोटी माँ कहना ठीक है। मानान को इस तरह से संबोधित किया जाना बर्दाश्त नहीं होता। तलवार संप्रदाय के ये सभी शिष्य जब राइजिंग सन सिटी पहुंचे तो वे बेहद घमंडी थे और उनकी सेवा करना बेहद कठिन था, इसलिए वह यांग ये को सम्मानपूर्वक भाई कहकर संबोधित करने की अनुमति कैसे दे सकता था? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई माँ, आप तलवार संप्रदाय के मान शिष्य हैं। चूंकि आप मान शिष्य हैं तो हम एक ही संप्रदाय के भाई हैं। शायद दूसरे लोग इस तरह से न सोचें, लेकिन कम से कम मैं तो ऐसा सोचता हूँ। इस बात पर कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको कैसे संबोधित करता हूँ और मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कैसे बताता हूँ। यांग ये समझ गया कि संप्रदाय के वे शिष्य बहुत घमंडी थे और यह खास तौर पर तब होता था जब वे इन मान शिष्यों का सामना करते थे। उन्हें हमेशा श्रेष्ठता का एहसास होता था। हालांकि
यांग ये को ऐसा नहीं लगा क्योंकि वह एक श्रम शिष्य था जिसका दर्जा मान शिष्यों से भी कम था। यह सुनकर मानान ने यांग ये पर एक नज़र डाली और जब उसने देखा कि यांग ये के हाव भाव दिखावटी नहीं लग रहे थे तो यांग ये के प्रति उसकी धारणा काफी बेहतर हो गई। उसने संबोधन के तरीके के बारे में उपद्रव करना बंद कर दिया और कहा, अतीत में राइजिंग सन सिटी में टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन मौजूद नहीं था। हालांकि राइजिंग सन सिटी की समृद्धि का स्तर जिंग राज्य के राजधानी शहर के बराबर हो जाने के बाद टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन ने राइजिंग सन सिटी में एक शाखा खोली। वरिष्ठ भाई, क्या आप टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन में जाने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं वहां जाने का इरादा रखता हूं। क्या भाई माँ रास्ता दिखा सकते हैं? सच कहूं तो मैं राइजिंग सन सिटी में पहली बार आया हूं और मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बेशक, मानान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। ठीक जब वे दोनों जाने वाले थे तो अचानक उस टेलीपोर्टेशन संरचना से ऊर्जा में उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ जिस पर यांग ये कुछ क्षण पहले खड़ा था और फिर एक युवक जिसने बाहरी दरबार के शिष्य की पोशाक पहन रखी थी टेलीपोर्टेशन संरचना के भीतर से बाहर आया। जब वह दल से बाहर निकल गया तो युवक ने यांग ये पर एक नजर डाली और जब उसने देखा कि यांग ये ने तलवार संप्रदाय के शिष्य के कपड़े नहीं पहने थे तो उसने यांग ये के पास खड़ी मानान से कहा, छोटी माँ, मुझे कुछ सूखा भोजन और विभिन्न शैलियों के 5-5 सेट कपड़े तैयार करने में मदद करें। याद रखें, मुझे केवल दक्षिणी शैली के कपड़े चाहिए। जल्दी करो, मैं जल्दी में हूँ। मानान ने उस आदमी की ओर मुट्ठी बांधी और माफी मांगते हुए कहा, वरिष्ठ भाई जू फैंग, मैंने पहले ही इस वरिष्ठ भाई का नेतृत्व करने का वादा किया है। वरिष्ठ भाई जू फैंग को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद मैं उनके लिए सब कुछ खरीद लूँ। जू फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो? उसकी आवाज में सवालिया लहजा था। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी अभी बाहरी दरबार का शिष्य बना हूं। हालांकि एल्डकियान ने कहा कि अब उन्हें बाहरी दरबार का शिष्य नहीं माना जाता, लेकिन खुद एल्डकियान को भी शायद इन शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। वर्तमान में यांग ये के पास केवल अपनी पहचान के प्रतीक की कमी थी। यह सुनकर जू फैंग के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान उभरी और उसने कहा, तो यह एक जूनियर भाई है जो अभी अभी बाहरी दरबार का शिष्य बना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने मानान की ओर देखा और कहा, जो काम मुझे करना है उसे जल्दी से पूरा करो। अगर तुम धीमे हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। तलवार समूह में सभी नए बाहरी कोर्ट शिष्यों को बाहरी कोर्ट में वरिष्ठ शिष्यों द्वारा रैग किया जाएगा। उसे पहले भी रैग किया गया था और उसने दूसरों को भी रैग किया था। अब उसका इरादा यांग ये को रैग करने का था। मानान ने यांग ये की तरफ देखा जैसे कि वह यांग ये का फैसला पूछ रहा हो। अगर यांग ये को जल्दी नहीं होती तो वह पहले जूफेंग के लिए यह काम कर लेता। यांग ये समझ गया कि मानान का क्या मतलब था जब उसने देखा कि मानान उसकी ओर देख रही है। हालांकि यांग ये का समय अभी बहुत कीमती था, इसलिए उसने तुरंत कहा, भाई मानान, कृपया मुझे पहले वहां ले आओ। अगर जू फैंग का उसके प्रति अच्छा रवैया होता और वह वाकई जल्दी में होता तो यांग ये को मानान को पहले जू फैंग से निपटने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि जू फैंग के रवैये ने यांग ये के दिल में अत्यधिक नाराजगी पैदा कर दी। तो चूंकि जू फैंग ने उसे नाराज कर दिया था तो वह जू फैंग को खुश क्यों होने देगा। मानान को यांग ये की बात सुनकर थोड़ी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। वह ईमानदारी से यांग ये को पहले तावीज मास्टर एसोसिएशन में ले जाना चाहता था। आखिरकार चीजों का एक क्रम था। हालांकि जू फैंग के साथ तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं था और अगर उसने वास्तव में यांग ये के लिए पहले रास्ता बनाया तो जू फैंग निश्चित रूप से उसके साथ परेशानी की तलाश करेगा। जू फैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने यांग ये को देखा और कहा, जूनियर ब्रदर, सीनियर ब्रदर को तुम्हें एक सिद्धांत सिखाने दो। तुम्हें कम प्रोफाइल रखना चाहिए, अन्यथा तलवार संप्रदाय में जीवित रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, किसी को कम प्रोफाइल रखना चाहिए, अन्यथा जीवित रहना बेहद मुश्किल होगा। मुझे तुम्हें एक सिद्धांत भी सिखाने दो, ये शब्द ताकत पर आधारित हैं। तुम क्या सोचते हो? ओह, जू फैंग के मुंह के कोनों पर एक तिरछी मुस्कान उभरी और उसने कहा, तो जूनियर भाई सीनियर भाई के साथ एक मुकाबला करने का इरादा रखता है। तो सीनियर भाई को जूनियर भाई की असाधारण क्षमता से मार्गदर्शन लेने की अनुमति दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसका चेहरा चमक उठा और उसने यांग ये पर अपनी मुट्ठी तोड़ दी। टकराना, एक धीमी सी आवाज गूंजी और फिर एक आकृति उड़कर दीवार से टकराई। यांग ये ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और दीवार के नीचे लेटे हुए जू फैंग को देखा और कहा, जब आपके पास 9वीं रैंक के नश्वर क्षेत्र के खोजकर्ता की ताकत है तो आप कम प्रोफाइल कैसे रखना जानते हैं? क्या थोड़ा कम प्रोफाइल रखना आपको मार देगा? मानान पूरी तरह से जम गया था। हे भगवान, वह 9वीं रैंक का नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ है, फिर भी वह वास्तव में एक भी वार का विरोध करने में असमर्थ था। जू फैंग धीरे से खड़ा हुआ और अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछने लगा।
उसने यांग यी की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर की एक झलक उभरी। फिर उसने कहा, तुम कौन हो, यांग ये? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटा और मानान से बोला जो अभी भी उसके बगल में जमी हुई थी। भाई माँ, मुझे तावीज मास्टर एसोसिएशन में ले चलो। यांग ये का जूफैंग जैसे घमंडी और अहंकारी शिष्यों के प्रति जरा सा भी अच्छा प्रभाव नहीं था। मानान ने सख्ती से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को थोड़े मशीनी तरीके से बाहर निकाला। उसके दिमाग में वह अभी भी उस मुके के बारे में सोच रहा था जो यांग ये ने मारा था। यह बहुत तेज था, यह वाकई बहुत तेज था। यांग ये। अचानक जू फेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, यह वही यांग ये है जो 22वें स्तर पर चढ़ गया है। वह यांग ये को नहीं पहचान पाया क्योंकि वह आउटर कोर्ट परीक्षा के दौरान अपने परिवार से मिलने घर गया था। हालांकि उसने यांग ये के बारे में सुना था। हाँ, जब यांग ये 22वें स्तर पर पहुंचा तो यह जानकारी न केवल तलवार संप्रदाय में फैल गई थी, बल्कि तलवार संप्रदाय के बाहर भी फैल गई थी। वह इस बार तलवार संप्रदाय में वापस लौटने के लिए अधीरता से जल रहा था क्योंकि वह कल होने वाली नई बाहरी अदालत के शिष्यों के बीच प्रतियोगिता को देखना चाहता था। यह इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वह यांग ये पर नजर डालना चाहता था जिसने तलवार सेवक पैगोडा में तलवार संप्रदाय का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि न केवल वह यांग ये से पहले मिल चुका था, बल्कि उसने यांग ये से लड़ाई भी की थी। इसके अलावा उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यांग ये के एक भी वार का विरोध नहीं कर पाएगा। यांग यी और मा नान की आकृतियों को धीरे धीरे दूर होते देख जू फैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसा कि 22वें स्तर पर चढ़ने वाले व्यक्ति से उम्मीद थी। क्या जबरदस्त ताकत है। अध्याय 64 तावीज मास्टर्स की स्थिति। तावीज मास्टर एसोसिएशन दक्षिणी क्षेत्र में एक विशेष संगठन है। 6 महान शक्तियों की तुलना में उनके सदस्यों को दयनीय रूप से कम कहा जा सकता है। भले ही उनके सदस्य बहुत कम थे, लेकिन उनकी ताकत बेहद भयानक है। भले ही वह ग्रैंड किन साम्राज्य या मूल स्कूल हो, वे उन्हें जल्दबाजी में अपमानित नहीं करेंगे। न केवल वे जल्दबाजी में तावीज मास्टर एसोसिएशन को अपमानित नहीं करेंगे, बल्कि ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने तावीज मास्टर एसोसिएशन को सभी प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। तावीज मास्टर एसोसिएशन के रास्ते में मानान ने यांग ये को समझाते हुए मुस्कुराया। भले ही वह थोड़ा उत्सुक था कि यांग ये उससे तावीज मास्टर एसोसिएशन के बारे में क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं पूछा। यांग ये ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य के अलावा यह एक और दुर्जय शक्ति है? मानान ने सिर हिलाया और कहा, इसे एक शक्ति माना जा सकता है, लेकिन यह अन्य शक्तियों से बहुत अलग है क्योंकि इसके सदस्यों की अपनी स्वतंत्रता है। संघ के सदस्य विभिन्न महान शक्तियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं था और इसके बजाय यह एक अनुबंध का एक रूप था। उदाहरण के लिए सख्ती से कहें तो हमारे तलवार संप्रदाय में तावीज शिखर हमारे तलवार संप्रदाय से संबंधित नहीं है और यह केवल हमारे तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग कर रहा है। यह सिर्फ तलवार संप्रदाय ही नहीं है, यहाँ तक कि ग्रैंड किन साम्राज्य और कई अन्य महान शक्तियों के पास भी तावीज मास्टर हैं। ये तावीज मास्टर ज्यादातर विभिन्न शक्तियों द्वारा अनुबंधित होते हैं और वे उन शक्तियों से संबंधित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक तावीज मास्टर के किसी संप्रदाय में शामिल होने के बाद भले ही वह संप्रदाय नष्ट हो जाए, तावीज मास्टर ठीक रहेगा क्योंकि वह तावीज मास्टर एसोसिएशन से संबंधित था। जो कोई भी उसे छूता है उसे पूरे तावीज मास्टर एसोसिएशन का बदला भुगतना पड़ता है। पूरे तावीज मास्टर एसोसिएशन का बदला? यांग ये ने आश्चर्य से पूछा। मानान ने सिर हिलाया और कहा, तावीज मास्टर बनने की शर्तें बहुत कठोर हैं। इसलिए बहुत कम, दयनीय रूप से कम तावीज मास्टर हैं। चूंकि उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए तावीज मास्टर बहुत एकजुट हैं। उनके पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे पहले से ही संख्या में कम थे और अगर वे एकजुट नहीं रहते तो शायद वे बहुत पहले ही अस्तित्व में नहीं रहे होते। यांग ये ने जब यहाँ तक सुना तो वह चुप हो गया। अतीत में वह जानता था कि तावीज मास्टर की स्थिति अत्यंत उच्च होती है, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी उच्च होगी। यह इस हद तक उच्च थी कि सभी बड़ी शक्तियों को तावीज मास्टर एसोसिएशन का सामना करना पड़ा। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि बाहरी दरबार के वे बुजुर्ग बाओ र के दादा को नाराज करने से क्यों डरते थे। यह पता चला कि बाओ र और उसके दादा तलवार संप्रदाय के सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। मानान ने आगे कहा, पूरे दक्षिणी क्षेत्र में तावीज मास्टर्स की स्थिति वास्तव में अलग थलग है। उदाहरण के लिए यदि तावीज मास्टर्स स्वयं कोई अपराध करते हैं तो ग्रैंड किन साम्राज्य उन्हें दंडित नहीं करेगा और वे तावीज मास्टर्स एसोसिएशन को तावीज मास्टर्स से निपटने की अनुमति देंगे। बेशक पूर्व शर्त यह है कि अपराध विशेष रूप से गंभीर नहीं है। यांग ये एक बार फिर चौंक गया और उसने कहा, ग्रैंड किन साम्राज्य के कानून तावीज मास्टर्स के खिलाफ बेकार हैं। यांग ये ग्रैंड किन साम्राज्य में पले बड़े थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि ग्रैंड किन साम्राज्य के कानून कितने सख्त थे। ग्रैंड किन साम्राज्य कानून के द्वारा साम्राज्य पर शासन करता था और कानून को साम्राज्य की नींव कहा जा सकता है।
आखिरकार, भले ही मूल स्कूल या अन्य संप्रदायों के शिष्यों ने ग्रैंड किन साम्राज्य में अपराध किए हों, फिर भी उन्हें ग्रैंड किन साम्राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। मानान ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बेकार नहीं है, और यह ग्रैंड किन साम्राज्य द्वारा तावीज़ मास्टर एसोसिएशन को दिया गया एक विशेषाधिकार है। इसके अलावा, तावीज़ मास्टर एसोसिएशन आमतौर पर उन तावीज़ मास्टर्स की रक्षा नहीं करता है जो वास्तव में अपराध करते हैं। यदि किसी तावीज़ मास्टर ने कोई बहुत गंभीर अपराध किया है, तो उस तावीज़ मास्टर से एसोसिएशन के सदस्य के रूप में उसकी पहचान छीन ली जाएगी। एक बार जब उस व्यक्ति की एसोसिएशन के सदस्य के रूप में पहचान छीन ली जाती है, तो इसका मतलब है कि तावीज़ मास्टर को अब तावीज़ मास्टर एसोसिएशन द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था और उसे तावीज़ मास्टर एसोसिएशन के सदस्यों को दिए जाने वाले विभिन्न विशेषाधिकारों का आनंद नहीं मिला। तो यह ऐसा ही है। यांग ये ने सिर हिलाया। यह तुलनात्मक रूप से सामान्य और स्वीकार्य था क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य किसी भी शक्ति को कानून से ऊपर रहने की अनुमति नहीं देगा। क्योंकि इस तरह से न केवल यह तावीज़ मास्टर को असहनीय रूप से अहंकारी बना देगा, बल्कि ग्रैंड किन साम्राज्य के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। तो ग्रैंड किन साम्राज्य ऐसी चीज को कैसे होने दे सकता है? मानान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही अभी भी कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन तावीज़ मास्टर्स की स्थिति बेहद अलग है। तावीज़ मास्टर्स के रूप में उनकी पहचान के साथ पूरे दक्षिणी क्षेत्र में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। चाहे वे कहीं भी जाएं, दूसरों को उनके प्रति विनम्र होना होगा। यांग ये मुस्कुराया और सिर हिलाया। अब वह वास्तव में बाओ र को धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि यह बाओ रही था जिसने उसे तावीज़ मास्टर बनने की अनुमति दी थी। तावीज़ मास्टर की पहचान के साथ उसे इस बार उन चीज़ों के बारे में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी जो वह करना चाहता था। उन्हें पता भी नहीं चला कि वे राइजिंग सन सिटी स्थित टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन की शाखा में पहुंच चुके थे। राइजिंग सन सिटी में टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन की शाखा शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में स्थित थी और एसोसिएशन की इमारत स्वयं अत्यंत शानदार और भव्य थी। जैसे ही उसने अपने सामने खड़ी इमारत को देखा, यांग ये खुद को रोक नहीं पाया और भावुक हो गया कि तावीज़ मास्टर्स कितने अमीर थे। यहाँ तक एसोसिएशन की एक शाखा में 6 स्तर थे और यह पूरी तरह से हीरे से बना था। आखिरकार, हीरे के एक हथेली के आकार के टुकड़े का मूल्य 10 सोने के सिक्कों के बराबर था। इसके अलावा, 10 सोने के सिक्के एक साधारण परिवार के लिए 1 साल तक जीने के लिए पर्याप्त थे। जब उसने देखा कि यांग ये हीरे से बनी शाखा को देखकर चौंक गया है, तो मानान ने मुस्कुराते हुए कहा, तावीज़ मास्टर अमीर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। आखिरकार, उनके किसी भी यादृच्छिक तावीज़ को कुछ हजारों सोने के सिक्कों के लिए बेचा जा सकता है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने मां नान की ओर देखा और कहा, भाई माँ, मैं कुछ काम निपटाने के लिए अंदर जा रहा हूँ। अगर आपको जल्दी नहीं है, तो कृपया यहाँ मेरा इंतजार करें। वरिष्ठ भाई अंदर जाने का इरादा रखते हैं। मानान चौंक गए और फिर उन्होंने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, हम केवल बाहर से ही तावीज़ मास्टर एसोसिएशन को देख सकते हैं। उसने शुरू में सोचा था कि यांग ये तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन का निरीक्षण करने आया है, और उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में अंदर जाना चाहता था। यह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। यांग ये मुस्कुराया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक गाड़ी सड़क से तेजी से उनके दाईं ओर आई। गाड़ी बहुत तेज और थोड़ी लापरवाह थी और उसने सड़क पर मौजूद भीड़ को इतना डरा दिया कि लोग जल्दी से किनारे की ओर भागने लगे। ऐसा लग रहा है कि जियाओ कबीले की तीसरी युवा मिस फिर से तावीज़ मास्टर बनने के लिए परीक्षा देने आई है। जैसे ही उसने गाड़ी को देखा, मानान ने धीमी आवाज में कहा, जियो कबीला। यांग ये थोड़ा उत्सुक था। मानान ने सिर हिलाया और समझाया, जियाओ कबीला एक बड़ा कबीला है जो इस साल राइजिंग सन सिटी में उभरा है। कबीले का कुलपति एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ है और इस कबीले का राइजिंग सन सिटी में बहुत अधिक अधिकार था। यह शायद जियाओ कबीले की तीसरी यंग मिस है जो गाड़ी के अंदर बैठी है। जियाओ कबीले के उत्थान का कारण सिर्फ यह नहीं था कि उसके पास स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ था, बल्कि यह इस थर्ड यंग मिस की वजह से भी था। जैसे ही उसने गाड़ी को देखा, यांग ये मुस्कुराया और कहा, यह तीसरी युवा मिस एक तावीज़ मास्टर है ना? मानान मुस्कुराए और बोली, वास्तव में उसे ऐसा नहीं माना जा सकता। उसके पास केवल तावीज़ मास्टर बनने की योग्यता है। उसके पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा है। यांग ये ने पूछा। मानान ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह एक प्रकार की उत्परिवर्तित गहन ऊर्जा है। वह, क्या कोई व्यक्ति 5 तत्वों की गहन ऊर्जा के बिना भी तावीज़ मास्टर बन सकता है? यांग ये ने मानान को बीच में टोकते हुए आश्चर्य से पूछा क्योंकि बाओ र ने उसे बताया था कि केवल 5 तत्वों की गहन ऊर्जा के स्वामी ही तावीज़ मास्टर बन सकते हैं। मानान पहले से ही यांग ये की अज्ञानता से परिचित थे और उन्होंने तुरंत समझाया। वास्तव में, केवल 5 तत्व गहन ऊर्जा के स्वामी ही तावीज़ मास्टर नहीं बन सकते हैं। जब तक किसी की गहन ऊर्जा शरीर छोड़ने पर बिखरती नहीं है, तब तक वह व्यक्ति तावीज़ मास्टर बन सकता है, और कुछ उत्परिवर्तित गहन ऊर्जा इसे पूरा कर सकती है। बेशक, यह 5 तत्व गहन ऊर्जा से बहुत अधिक हीन है।
इसलिए किसी भी तावीज़ मास्टर ने अब तक जियाओ कबीले की इस तीसरी युवा मिस को शिष्य के रूप में नहीं लिया है। यांग ये ने सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी गहन ऊर्जा, जो 5 तत्वों की गहन ऊर्जा नहीं थी, उसे तावीज़ मास्टर बनने की अनुमति दे सकती थी, क्योंकि यह अंततः उत्परिवर्तित गहन ऊर्जा का एक रूप थी। हालांकि मेरी यह उत्परिवर्तित गहन ऊर्जा 5 तत्वों की गहन ऊर्जा से अधिक दुर्जेय प्रतीत होती है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, और फिर उसने कहा, भाई माँ, अगर आपको कुछ और करना है तो आप पहले सराय में लौट सकते हैं। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। मानान एक पल के लिए झिझके, फिर भी उन्होंने अंत में यांग ये को नहीं रोका। भले ही यह वरिष्ठ भाई यांग बहुत सी बातें नहीं जानता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। इसलिए चूंकि यांग ये शाखा में प्रवेश करने का इरादा रखता था, तो यांग ये शायद मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा था और वास्तव में उसके पास ध्यान देने के लिए मामले थे। तुरंत रुक जाओ। यांग ये एसोसिएशन के दरवाजे से अंदर जाने ही वाला था कि एक युवक ने उसका रास्ता रोक लिया। यांग ये ने उस आदमी की तरफ देखा और थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह आदमी वास्तव में एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। इसके अलावा ऐसा प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में सिर्फ एक गार्ड था। हाँ, वह युवक एक गार्ड था, और यांग ये ने शुरुआत में सीधे युवक को अनदेखा कर दिया था। यह तावीज़ मास्टर एसोसिएशन है। बाहरी लोगों को तुरंत चले जाना चाहिए। युवक ने धीमी आवाज में कहा। मैं तावीज़ मास्टर बनने के लिए परीक्षा देना चाहता हूँ, यांग ये ने सपाट लहजे में कहा। यह सुनकर युवक दंग रह गया, और फिर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने पूछा, क्या आपके पास अनुशंसा पत्र है? सिफारिश का पत्र? यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, सिफारिश के पत्र के बिना मैं परीक्षा नहीं दे सकता। यांग ये की बात सुनकर युवक के चेहरे पर फिर से ठंडक छा गई और उसने कहा, बिल्कुल नहीं। तावीज़ मास्टर हर दिन कितने व्यस्त रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा देने आ सकता है, तो क्या उनके पास तावीज़ों के ताव का अध्ययन करने का कोई समय होगा? ठीक है, मैं तुम पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करूंगा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझ पर दया न दिखाने का आरोप मत लगाओ। यांग ये ने एक बार फिर भौहें सिकुड़ी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस परीक्षा के लिए वास्तव में अनुशंसा पत्र की आवश्यकता होगी, और वह बाओ एर के अलावा किसी अन्य तावीज़ मास्टर को नहीं जानता था। मेरे उस मास्टर के पास शायद मुझे अनुशंसा पत्र प्रदान करने की योग्यता है, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसे मेरे साथ अंदर आने दो। ठीक इसी समय यांग ये के पीछे से एक स्पष्ट, मधुर और मधुर आवाज गूंजी। अध्याय 65। आपका स्वामी कौन है? यांग ये ने पलटकर देखा। उसने देखा कि हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसके पीछे भूरे रंग की पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी था। महिला की उम्र करीब 17 या 18 साल थी। उसका रूप रंग बहुत सुंदर नहीं था, फिर भी वह देखने में बहुत ही आकर्षक था, और उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी, जो एक शांत और सौम्य व्यक्तित्व को प्रकट करती थी। यह वास्तव में यही व्यक्तित्व था जिसने महिला के आकर्षण को तुरंत और बहुत बढ़ा दिया। यांग ये ने अपनी नजरों से महिला को नापा और अंत में उसकी नजर महिला की कमर पर जाकर रुक गई। जैसे ही उसने महिला की पतली कमर को देखा, यांग ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। महिला की कमर पहली वसंत के दौरान एक विलो पेड़ की तरह बेहद पतली थी, और उसकी पतलीता और सुंदरता के बीच से एक सुंदर वक्रता उभरी हुई थी। महिला ने यांग यी को थोड़ा सिर हिलाया, और फिर वह बूढ़े आदमी को साथ लेकर युवक की ओर बढ़ी और बोली, मैं वैसे भी मास्टर झांग को परेशान करने जा रही हूँ, इसलिए उसे भी परखने दो। मुझे लगता है कि मास्टर झांग को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। युवक ने महिला की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ ली, और फिर उसने एक परेशान भाव प्रकट करते हुए कहा, युवा मिस जियाओ, आपको पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और फिर उसने 2 ऊर्जा पत्थर निकाले और युवक को दे दिए और फिर कहा, झांग हिंग, मुझे पता है कि यह आपके लिए भी मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक अपवाद बना सकते हैं। झांग हिंग नामक युवक को 2 ऊर्जा पत्थर मिले, जबकि उसके चेहरे से पहले वाला परेशान भाव गायब हो गया, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वह जाकर कोशिश कर सकता है। ठीक है, यंग मिस जियाओ, मुझे उम्मीद है कि आप इस बार परीक्षा पास कर पाएंगी। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। महिला धीरे से मुस्कुराई, और फिर उसने यांग यी को देखा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। यह कहते हुए वह प्रवेश द्वार की ओर चली गई। जब वह इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था, तो यांग ये कैसे नहीं समझ पाया कि उस आदमी ने उसे अंदर आने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने जरूरी रिश्वत नहीं दी थी। दरअसल वह आचरण के इन सभी सिद्धांतों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तावीज़ मास्टर एसोसिएशन के सदस्य भी ऐसे ही होंगे। यांग ये ने युवक के हाथ में रखे 2 ऊर्जा पत्थरों पर नजर डाली, और फिर वह हरे रंग की पोशाक वाली महिला के पीछे चला गया। जब वे इमारत के मुख्य हॉल में पहुंचे, तो यांग ये ने महिला को पकड़ लिया, और उसने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा, अभी के लिए धन्यवाद, यंग मिस जियाओ। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने 2 ऊर्जा पत्थर निकाले और महिला को दे दिए।
जैसे ही उसने ऊर्जा पत्थरों को देखा जो उसे दिए जा रहे थे, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमक उठी। ऊर्जा पत्थर बहुत कीमती थे, और वे उसके लिए भी कीमती थे। वह उसके सामने इस आदमी की मदद करने के लिए 2 ऊर्जा पत्थर खर्च करने को तैयार था, क्योंकि उसके पीछे के बूढ़े आदमी ने कहा था कि यह आदमी तलवार संप्रदाय का सदस्य हो सकता है। इसलिए वह उन 2 ऊर्जा पत्थरों को खर्च करने को तैयार थी। महिला ने ऊर्जा पत्थर नहीं लिए, बल्कि उसने पूछा, युवा गुरु, क्या आप तलवार संप्रदाय से हैं? यांग ये ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता चला? यह सुनकर महिला मधुरता से मुस्कुराए और उसने कहा, अंकल लिन और मैंने आपको अभी तलवार संप्रदाय के एक महान शिष्य के साथ देखा था। जब उसने महिला की बात सुनी, तो यांग ये को तुरंत समझ में आ गया। पहले वह महिला की मदद करने की इच्छा से बेहद हैरान था। अब वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह तलवार संप्रदाय का शिष्य था। यांग ये ने अपनी स्पष्टवादिता के कारण महिला के बारे में थोड़ा अच्छा प्रभाव डाला, और उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मुझे अभी के लिए आपको धन्यवाद देना है। यह तो एक मामूली सी बात थी। महिला मुस्कुराए और फिर बोली, युवा मास्टर, आप तावीज मास्टर बनने के लिए भी परीक्षा देने आए हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करने आया हूँ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करना अच्छा है। आप तावीज बनाने की कुछ प्रक्रियाओं से खुद को परिचित कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं जियाओ यू एर हूँ। यांग ये। थोड़ी देर की बातचीत के बाद यांग ये ने हॉल को अपनी नजरों से देखा और फिर पूछा, युवा मिस जियाओ, यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? जियाओ यू एर ने समझाया, शाखा के तावीज मास्टर या तो तावीजों की खेती कर रहे हैं या उनका अध्ययन कर रहे हैं। आमतौर पर जब तक शाखा पर कोई हमला नहीं होता या कोई तावीज मास्टर बनने के लिए परीक्षा देने नहीं आता, तब तक ये तावीज मास्टर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं और कभी बाहर नहीं निकलते। वे इतनी लगन से खेती और अध्ययन करते हैं। यांग ये ने आश्चर्य से कहा। जियाओ यू एर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। तावीज मास्टर्स को न केवल साधना करनी होती है, बल्कि उन्हें तावीजों का अध्ययन भी करना होता है। इसके अलावा तावीज बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए उन्हें कुछ कमीशन भी स्वीकार करने होते हैं। यह कहा जा सकता है कि वे बेहद व्यस्त हैं। बाकी सभी जानते हैं कि तावीज मास्टर्स के पास बहुत शक्ति, प्रतिष्ठा और रुतबा है, फिर भी वे नहीं जानते कि यह सब इन तावीज मास्टर्स की खुद की कड़ी मेहनत से हासिल हुआ है। यांग ये ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में दुनिया के लोग केवल ऊपरी तौर पर ताकत और प्रतिष्ठा देख पाते हैं, और वे दूसरों की कड़ी मेहनत को नोटिस करने में असमर्थ हैं। ठीक है, परीक्षण के दौरान किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं? जियाओ यू एर को पता था कि वह पहली बार परीक्षा देने आ रहा था, इसलिए उसने तुरंत समझाया। वास्तव में इसमें कोई खास प्रक्रिया नहीं है, और परीक्षार्थी को तभी पास माना जाता है जब वह कम ग्रेड का तावीज बना सकता है। एक तरह का कम ग्रेड का तावीज बनाने से कोई व्यक्ति ग्रेड 1 तावीज मास्टर बन सकता है, और अगर कोई 5 अलग अलग तावीज बना सकता है, तो वह ग्रेड 5 का तावीज मास्टर बन सकता है। ग्रेड 5 तावीज मास्टर से ऊपर के अर्थ तावीज मास्टर को वस्तुओं को अंकित करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक उच्चतर स्तरों की बात है, तो हमें अभी इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया और उसने अपने दिल में सोचा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाओ एर ने कहा था। चूंकि मैं पहले से ही 2 तरह के तावीज बनाने में सक्षम हूं, तो मुझे ग्रेड 2 तावीज मास्टर माना जा सकता है। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये ने पूछा, युवा मिस जियाओ, क्या हम वास्तव में तावीज मास्टर बनने के बाद भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे? जियाओ यू एर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एसोसिएशन के सदस्य स्वतंत्र रूप से किसी भी शक्ति में शामिल हो सकते हैं, और उन्हें तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन के भीतर रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि वे तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन के नियमों से बंधे हैं। आखिरकार, अगर किसी संगठन के सदस्य इसके नियमों से बंधे नहीं हैं, तो इससे निश्चित रूप से अराजकता पैदा होगी। तावीज मास्टर का पेशा वास्तव में एक ईर्ष्यापूर्ण और सराहनीय पेशा है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, न केवल तावीज मास्टर्स के पास एक ऊंचा और असाधारण दर्जा होता है, बल्कि वे कई विशेष विशेषाधिकारों का आनंद लेने में भी सक्षम होते हैं, और उनके पास बहुत सारी स्वतंत्रता भी होती है। यह एक संप्रदाय में एक शिष्य की पहचान से कहीं बेहतर है। जियाओ यू एर ने कहा, इस सब के मूल में इस पेशे का उच्च कारण तावीज मास्टर्स का प्रभाव है। जरा सोचिए, अगर एक ही साधना में 2 लोग लड़ें, और उनमें से एक ने शक्ति तावीज या स्ट्राइडर तावीज का उपयोग किया, तो लड़ाई का नतीजा क्या होगा? तावीज मास्टर द्वारा आकस्मिक रूप से तैयार किया गया कोई भी तावीज अक्सर प्रोफाउंडर को लड़ाई की स्थिति को बदलने की अनुमति देने में सक्षम होता है। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर पूछा, युवा मिस जियाओ, परीक्षा कब शुरू होगी? उसकी आंखों में एक असहाय भाव चमक उठा, और उसने कहा, हमें शायद कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ेगा। मास्टर झांग शायद अपने ग्राहक के लिए कुछ लिख रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, मास्टर झांग अपनी बात के पक्के हैं। चूंकि
उन्होंने कहा है कि वे आज मेरा परीक्षण करेंगे, तो वे निश्चित रूप से मेरा परीक्षण करने के लिए समय निकालेंगे। यांग ये ने जब यह सुना तो वह केवल सिर हिला सका। वह सीधे साउथपीस सिटी नहीं लौटा था और वह एक तावीज़ मास्टर बनने के लिए परीक्षा देने आया था, क्योंकि वह लियू कबीले के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक और तुरुप का पत्ता हासिल करना चाहता था। क्योंकि वह इस बार साउथपीस सिटी वापस जाकर अपने परिवार और लियू कबीले के बीच की दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार था। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए। वे दोनों बहुत खुश होकर बातचीत कर रहे थे। दरअसल यह कहा जाना चाहिए कि यांग ये लगातार पूछ रहा था जबकि शियाओ यू एर समझा रही थी। भले ही यांग ये को तावीज़ मास्टर माना जा सकता था, लेकिन वह तावीज़ मास्टर एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं जानता था, जबकि शियाओ यू एर इस सबसे बेहद परिचित थी। इसलिए यांग ये ने इस बातचीत के माध्यम से कई बातें समझीं। जियाओ यू एर को इस माध्यम से यांग ये के बारे में थोड़ी अच्छी धारणा भी मिली। क्योंकि भले ही वह तलवार संप्रदाय का शिष्य था, यांग ये बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। इसके अलावा जैसे ही उसे कुछ नहीं पता होता, वह तुरंत पूछ लेता और विनम्रता से उससे मार्गदर्शन मांगता। जब उसे कुछ नहीं पता होता, तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता था कि उसे कुछ पता है। इस कारण उसने यांग ये के सभी सवालों के जवाब दिए। लगभग 2 घंटे तक बातचीत करने के बाद एक थोड़ा लापरवाह बूढ़ा आदमी हॉल में दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत जल्दी में लग रहा था और उसने सीधे शियाओ यू एर से कहा, छोटी लड़की, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बाईं ओर चला गया। जब उसने उस गंदे बूढ़े आदमी को देखा, तो यांग ये को पता चल गया कि यह वही धरती का तावीज़ मास्टर झांग है, जिसके बारे में जियाओ यू एर ने बात की थी। हालांकि इस मास्टर झांग की शक्ल सूरत की तारीफ करना वाकई नामुमकिन था। जियाओ यू एर ने यांग ये को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये, चलो उसका पीछा करते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों जल्दी से मास्टर झांग के पीछे चले गए। वे तीनों एक कमरे में पहुंचे और एक विशाल पत्थर की मेज के अलावा कमरे में और कुछ नहीं था। पत्थर की मेज पर बहुत सारे खाली तावीज़ के कागज और कुछ सफेद रंग की जेब की बोतलें थीं जिनमें स्पिरिट हर्ब सैंप और डाकबीस्ट्स का खून था। गंदे बूढ़े आदमी ने यांग ये की अनदेखी की और जियाओ यू एर को घूरते हुए कहा, छोटी लड़की, अगर तुम इस बार भी पास नहीं हो पाई, तो तुम भविष्य में मुझे फिर से परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें समझना होगा कि मैं वास्तव में बहुत व्यस्त हूँ। जियाओ यू एर ने उस गंदे बूढ़े आदमी की ओर झुककर कहा, मैं सीनियर झांग को परेशान करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, मास्टर झांग, वह भी परीक्षण में भाग लेने आया है। जब उसने शियाओ यू एर की आवाज़ सुनी, तो उस बूढ़े ने एक बार फिर यांग ये की ओर देखा और उसने यांग ये को संक्षेप में परखा और फिर कहा, बच्चे, तुम्हारा मालिक कौन है? यांग ये ने जब यह सुना तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वह बाओ एर के दादा का नाम नहीं जानता था। अध्याय 66 टेस। जियाओ यू एर ने यांग यी पर भी उत्सुकता से नजर डाली और वह जानना चाहती थी कि उसका गुरु कौन है। आखिरकार तावीज़ों का दाव व्यापक और गहरा था और किसी के मार्गदर्शन के बिना तावीज़ मास्टर बनना पूरी तरह से असंभव था। भले ही उसके पास खुद कोई गुरु नहीं था, फिर भी उसने कुछ तावीज़ मास्टर्स के साथ मिलकर इसका अध्ययन किया था। यांग ये उनकी उत्सुक निगाहों से थोड़ा परेशान था। यह तो बताना ही पड़ेगा कि उसे बाओ र के दादा का नाम भी नहीं पता था, यहाँ तक कि बाओ र के दादा उसे शिष्य के रूप में लेंगे या नहीं, यह भी अभी तक अज्ञात था। अगर उसने यहाँ बाओ र के दादा का नाम इस्तेमाल किया और अगर बाओ र के दादा को पता चल गया, तो बाओ र के दादा पर निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उसने यह सोचा, तो यांग ये ने कहा, वरिष्ठ, मेरे गुरु ने मुझे दूसरों को उनका नाम बताने से मना किया है। मुझे माफ करें। यांग ये की बात सुनकर मास्टर झांग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और फिर मेज पर पड़े खाली तावीज़ के कागजों की तरफ इशारा किया। उसने कहा, तुम में से कौन पहले जाएगा? कोई बात नहीं, समय बचाने के लिए तुम दोनों एक ही समय पर शुरू कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह एक तरफ चला गया और फिर कुछ स्क्रॉल निकालकर उनमें से कुछ देखने लगा। यांग ये और शियाओ यू एर ने यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए और फिर दोनों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हल्के से सिर हिलाया। यांग ये पत्थर की मेज के सामने बैठ गया और फिर उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने अपना ताबीज ब्रश उठाया और ताबीज बनाना शुरू कर दिया। यांग ये के पास समय की बहुत कमी थी। जब से उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन और मां खतरे में हैं, वह ऊपर से शांत लग रहा था, फिर भी उसके दिल में अधीरता की आग जल रही थी और वह तुरंत साउथपीस सिटी वापस जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक सिद्धांत को समझता था, अगर वह लियू कबीले के खतरे से पूरी तरह निपटना चाहता था, तो इसके लिए न केवल ताकत की जरूरत थी, बल्कि उसे हैसियत की भी जरूरत थी। लियू कबीले को साउथपीस सिटी में एक बहुत बड़ा कबीला माना जा सकता है और यह सभी प्रकार की शक्तियों से जुड़ा हुआ था। विशेष रूप से लियू कबीले का साउथपीस सिटी के सिटी गवर्नर के साथ थोड़ा सा संबंध भी था।
इसलिए अगर वह लियू कबीले से निपटना चाहता था तो केवल तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य के रूप में उसकी पहचान ही पर्याप्त नहीं थी। केवल एक तावीज मास्टर की पहचान ही पर्याप्त थी। केवल एक तावीज मास्टर की पहचान ही उसे उन शक्तियों की उपेक्षा करने की अनुमति देती थी जिनका लियू कबीले के साथ अच्छा संबंध था। इसलिए वह राइजिंग सन सिटी में पहुंचने पर तावीज मास्टर बनने के लिए परीक्षा देने आया था। जिस समय यांग ये ने शुरू किया, मास्टर झांग जो स्क्रॉल के माध्यम से देख रहा था, उसने यांग ये पर एक नज़र डालने के लिए अपना सिर उठाया और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। तावीज़ों को बनाने में शांति और किसी भी विचलित करने वाले विचारों से रहित होने पर जोर दिया जाता है, लेकिन यांग ये ने तुरंत शुरू करने से पहले ध्यान केंद्रित नहीं किया और खुद को शांत नहीं किया। यह बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए उसने यह भी सोचा कि क्या यांग ये के पास वास्तव में कोई गुरु है, और अगर यांग ये के पास कोई गुरु है भी तो शायद वह एक घटिया गुरु होगा। मास्टर झांग ने यांग यी में अपनी सारी रुचि खो दी और उसकी नज़र जियाओ यू एर की ओर चली गई। जब उसने देखा कि जियाओ यू एर ध्यान लगाने के लिए क्रॉस लेग बैठी थी तो उसने हल्के से सिर हिलाया। जियाओ यू एर की प्राकृतिक प्रतिभा और हर दूसरा पहलू बुरा नहीं था और उसका चरित्र व्यवहारिक रूप से परिपूर्ण था। वह कई मौकों पर उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से जब उसने सोचा कि उसके पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा नहीं है तो उसने ऐसे विचारों को त्याग दिया। जिन तावीज़ मास्टर्स के पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा नहीं थी, उनकी उपलब्धियां तावीज़ों के ताव में बेहद सीमित थीं। शायद शुरुआत में यह ठीक था, लेकिन बाद के रैंकों में 5 तत्वों की गहन ऊर्जा के बिना कुछ तावीज़ तैयार नहीं किए जा सकते थे। कितने अफसोस की बात है। मास्टर झांग ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी नज़रें हटा लीं, इससे पहले कि वह एक बार फिर स्क्रॉल पर नज़र डालता। समय धीरे धीरे बीतता गया। यांग ये ने पहले ही शक्ति तावीज़ का रूप बनाना समाप्त कर दिया था। उसे शक्ति तावीज़ बनाने में बहुत अनुभवी कहा जा सकता है, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। कुछ ही समय में उसने तावीज़ में आत्मा भरना शुरू कर दिया। अगर जियाओ यू एर और मास्टर झांग अभी यांग ये को देखते तो वे पाते कि यांग ये के पास 5 तत्वों की पौराणिक गहन ऊर्जा है। हालांकि उन दोनों ने यांग ये को नहीं देखा था। जियाओ यू एर का मूड नहीं था क्योंकि वह अपने कामों में व्यस्त थी, जबकि मास्टर झांग ने उसकी उपेक्षा की थी। हाँ, जब उसने देखा कि यांग ये ने ताबीज बनाने से पहले ध्यान नहीं लगाया था तो उसने यांग ये की पूरी तरह उपेक्षा की थी। 2 घंटे बीतने के बाद यांग ये ने पहले ही इस शक्ति तावीज़ को तैयार कर लिया था। यांग ये ने शक्ति तावीज़ को एक तरफ रख दिया और एक और खाली तावीज़ का कागज़ लिया और उसने एक ट्रांसमिशन तावीज़ बनाने का इरादा किया। उसका इरादा इस बार ग्रेड 2 तावीज़ मास्टर बनने का था। यांग ये ने जल्दबाजी में शुरुआत नहीं की, बल्कि उसने जियाओ यू एर की तरफ देखा। जब उसने जियाओ यू एर की हालत देखी तो यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि जियाओ यू एर इस समय बहुत बुरी स्थिति में थी। उसका सुंदर चेहरा स्विफ्ट से ढका हुआ था, जबकि उसकी स्याही जैसी काली भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसका हाथ जो ताबीज़ का ब्रश पकड़े हुए था, हल्के से कांप रहा था। यांग ये जानता था कि उसे निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उसने अपनी नज़र हटा ली और ट्रांसमिशन तावीज़ बनाना शुरू कर दिया। इस समय वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि जियाओ यू एर उस कठिनाई को पार करने में सक्षम हो जिसका उसने सामना किया था। जियाओ यू एर को वाकई परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसने कई मौकों पर घर पर हीलिंग टेलिस्मन तैयार किए थे और उसकी सफलता दर पहले से ही बहुत अधिक थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी सफलता दर बहुत अधिक थी, इसलिए उसने टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन में परीक्षा देने की हिम्मत की थी। हालांकि वह इस बार थोड़ी घबराई हुई थी। हाँ, वह बहुत घबराई हुई थी। वह इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उसे असफलता का डर था। वह पहले भी कई मौकों पर असफल हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह असफल नहीं हो सकती थी क्योंकि यह उसके जियाओ कबीले की सुरक्षा से जुड़ा था। जियाओ कबीले का उदय बहुत तेजी से हुआ था और जियाओ कबीले के कुलपति, उसके पिता, खुद को नियंत्रित करना नहीं जानते थे। इस प्रकार राइजिंग सन सिटी के भीतर जियाओ कबीले और अनुभवी कबीलों के बीच संघर्ष पैदा हो गया था। भले ही जियाओ कबीले के पास एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी इन अनुभवी कबीलों का सामना करने के लिए यह अपर्याप्त था। खास तौर पर इस बार जियाओ कबीले और इन अनुभवी कबीलों के बीच संघर्ष का स्तर बढ़ गया था और इसने जियाओ कबीले को एक निराशाजनक स्थिति में भी पहुंचा दिया था। जियाओ कबीले के सामने अब जो खतरा है, उसे हल करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह एक तावीज़ मास्टर बन जाए। केवल अगर वह एक तावीज़ मास्टर बन जाती है तो जियाओ कबीले के पास उनके साथ बातचीत करने की योग्यता होगी और उसके बाद ही वे उनके बीच शांति के लिए जियाओ कबीले के अनुरोध को स्वीकार करेंगे। क्योंकि ऐसा कोई भी कबीला नहीं था जो किसी ऐसे कबीले को अपमानित करने के लिए तैयार हो जिसके पास तावीज़ मास्टर हो। आखिरकार एक तावीज़ मास्टर के रिश्तों का नेटवर्क बेहद भयानक था और यह विशेष रूप से एक निपुण तावीज़ मास्टर के लिए था। इसलिए वह आज असफल नहीं हो सकती थी। एक बार वह असफल हो गई तो उन अनुभवी कुलों को कोई चिंता नहीं होगी और उस समय यह उसके जियो कबीले के विनाश का क्षण होगा।
हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बहुत सी चीजों के बारे में सोच रही थी और बहुत दबाव में थी, इसलिए उसने अपना सामान्य संयम खो दिया। इस प्रकार ताबीज बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थीं। यह नहीं चलेगा, मुझे शांत होना चाहिए, मैं असफल नहीं हो सकती। जियाओ यू एर रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया, फिर उसने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। 2 घंटे बीतने के बाद मास्टर जान अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर झुके हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही सो चुके हैं। दूसरी ओर कमरे में मौजूद युवक और युवती पूरी तरह से अपने अपने तावीज बनाने में ध्यान लगाए हुए थे। 2 घंटे और बीतने के बाद यांग ये ने अपना ब्रश वापस ले लिया और मुस्कुराने से पहले राहत की सांस ली। हमेशा की तरह शक्ति तावीज और ट्रांसमिशन तावीज दोनों ही उच्च श्रेणी के तावीज थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह हमेशा उच्च श्रेणी के तावीज बनाने में सफल क्यों होता है, एक प्रतिभाशाली होने के अलावा यांग ये वास्तव में किसी अन्य कारण के बारे में सोचने में असमर्थ था। हाय। ठीक इसी समय जियाओ यू एर ने अचानक आह भरी, जबकि उसने तावीज ब्रश को हल्के से मेज पर रखा और उसका चेहरा एक कड़वे भाव से भर गया। जब उसने यह देखा तो यांग ये ने दोनों ताबीज मेज पर रख दिए और फिर वह आगे बढ़ा और कहा, युवा मिस जियाओ, क्या गड़बड़ है? जियाओ यू एर ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं असफल हो गई। मैं बहुत घबरा गई हूँ। भाई यांग, क्या तुम भी असफल हो गए? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 और मौके हैं। तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। यांग ये ने उस चीज पर नजर डाली जिसे जियाओ यू एर बनाने में विफल रही थी, और वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक बार फिर तावीज के कागज पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसे उठाया और उस बिंदु की ओर इशारा किया जहां से उसने तावीज के कागज पर चित्र बनाना शुरू किया था। फिर उसने कहा, युवा मिस जियाओ, आपने आपने यहां से चित्र बनाना शुरू किया। जियाओ यू एर दंग रह गई। उसे नहीं पता था कि यांग ये ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने अंत में सिर हिला दिया। यांग ये ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मिस जियाओ, यह तरीका गलत है। मुझे इससे बेहतर तरीका पता है। ठीक है, यह इस तरह है। आप यहां से शुरू करें और फिर। उसकी बात सुनते ही जियाओ यू एर की आंखें चौड़ी हो गईं। यांग ये की बात खत्म होने के बाद उसने कहा, क्या यह तरीका वाकई काम कर सकता है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह होगा। दरअसल यांग ये को इस समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब उसे आखिरकार पता चल गया कि तावीज बनाने में उसकी सफलता दर और उसके तावीजों की गुणवत्ता इतनी अधिक क्यों थी। यह पूरी तरह से उसकी अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण नहीं था, बल्कि यह मुख्य रूप से 5 तत्व तावीज अंकन तकनीक के कारण था जो बाओ र ने उसे दी थी। अब यांग ये को एहसास हुआ कि यह कितना कीमती था, क्योंकि 5 तत्व तावीज अंकन तकनीक की वह प्रति बाओ र के दादा द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों और टिप्पणियों से भरी हुई थी। यांग ये को इस बात का एहसास नहीं था कि अतीत में वे अनुभव और टिप्पणियां कितनी असाधारण थीं, और उसे अभी इसका एहसास हुआ। अगर उसके पास वह सब नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से शक्ति तावीज बनाने में असमर्थ होता। 5 तत्व तावीज अंकन तकनीक की उस प्रति में दर्ज अनुभवों और टिप्पणियों के साथ उसने व्यवहारिक रूप से कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि पुस्तक में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि वह क्या कर सकता था और क्या नहीं। क्या मुझे भविष्य में बाओ एर के लिए एक बैंगनी मिंक पकड़ना चाहिए? जैसे ही यांग ये के दिल में यह विचार आया, यांग ये के भंवर डांटियन में बैंगनी मिंक ने उस पर एक दयनीय नजर डाली। कुछ देर तक उस छोटे से लड़के को सांत्वना देने के बाद यांग ये ने जियाओ यू एर को देखा जो अभी भी हिचकिचा रही थी, और उसने कहा, युवा मिस जियाओ, इसे आजमाएं। मैं किनारे से देख रहा हूं। जब उसने यांग ये सुना तो जियाओ यू एर ने एक गहरी सांस ली और उसने झिझकना बंद कर दिया और कहा, ठीक है। वह नहीं जानती थी कि उसने यांग ये पर क्यों भरोसा किया। शायद उसने यांग ये पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि यांग ये ने बहुत आत्मविश्वास से बात की थी, या शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।